इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। सो द क्वेश्चन इज, व्हाई कंसेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म बीन सो डियर टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट? ओके, व्हाई कंसेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म इज यूनिक टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट? हाउ कल्चरल रिलेटिविज्म हैज़ डेवलप्ड एंथ्रोपोलॉजी? तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो इस डायरेक्शन के अंदर ही जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस हैं ये सारे। सो इंट्रोड्यूस किया दैट कल्चरल रिलेटिविज्म इट इज़ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट, और इसके अंदर जो एम्फोसाइज किया जाता है इट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर विद इन देयर ओन कंटेक्स्ट। ठीक है, और आपको जो एथनोसेंट्रिक जजमेंट्स हैं वो नहीं देनी है। ओके, देन उसके बाद इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, हाउ द एंथ्रोपोलॉजी हैज़ डेवलप्ड ड्यू टू कल्चरल रिलेटिविज्म। फ्रांस बोआ revolutionized anthropology by challenging the concepts of cultural evolutionism and racial superiority। अच्छा, कोई बता सकता है कि फ्रांस बोआ ने रेशियल सुपीरियरिटी को किस तरह से खारिज किया था? कौन सा वर्क है उनका? एक तो चलो उन्होंने एक्सपीडिशंस करवाई थी, वो तो ठीक है। हाँ, स्कल स्टडी वर्क का नाम क्या है? एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च इन चिल्ड्रन और इन माइग्रेंट चिल्ड्रन। माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन नहीं, वहाँ पे उन्होंने प्रिमिटिव लोगों के बारे में लिखा है कि ये हमने गलत किया, ये गलत किया। बायोलॉजिकल और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हाँ, माइग्रेंट स्टडी ऑफ 1911। ठीक है, ये है। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने बच्चों के अंदर काम किया था जो कि माइग्रेंट्स थे, और उन्होंने बताया कि कैसे आपके पास एक बायोलॉजिकल प्लास्टिसिटी होती है, और ड्यू टू दैट बायोलॉजिकल प्लास्टिसिटी माइंड जो है वो बेसिकली और जो आपके पास जो आपका क्रेनियल कैपेसिटी है वो भी बढ़ती कम होती रहती है। ठीक है ना, तो इमिग्रेंट स्टडी ऑफ 1911। ठीक है, तो और द इमिग्रेंट स्टडी सिंपली आप इतना लिख सकते हो, 1911 मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने बेसिकली जो कल्चरल सुपीरियरिटी का कंसेप्ट था, ये सुपीरियरिटी का कंसेप्ट कैसे आया था? थ्रू दी एंथ्रोपोमेट्री। जब एंथ्रोपोमेट्री की स्थापना की गई फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, तो हुआ क्या कि हमने ये पाया कि जो ब्लैक्स की स्कल है या फिर उनके जो पैरामीटर्स हैं, जो उनकी क्रेनियल कैपेसिटी है, इट इज़ लेस देन दी वाइट्स। ठीक है, देन दी कॉकेजियन पॉपुलेशन। तो लोगों ने इसी चीज़ को, और जो खास करके उस टाइम के ऊपर जो नाजीज आ रहे थे, उन्होंने इस चीज़ को जो है वो बढ़ा चढ़ा के बताया दैट द आर्यंस दे आर द सुपीरियर रेस, क्योंकि दिमाग बड़े हैं, उनके क्रेनियल कैपेसिटी बड़ी है। ठीक है, और दिक्कत ये आ रही थी कि जो डॉक्टर्स मेजरमेंट्स ले रहे थे वो भी उसी आइडियोलॉजी के थे। तो फ्रांस बोआ ने बेसिकली ये इमिग्रेंट स्टडीज़ करके, माइग्रेंट स्टडीज़ करके जो है इस चीज़ को खारिज किया था। ओके, रेशियल सुपीरियरिटी को खारिज किया। फिर उसके बाद कंसेप्ट ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन को
खारिज किया इन द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन, ठीक है जी। फिर उसके बाद ही इंट्रोड्यूस कल्चर रिलेटिविज्म, और आप उनको जो है वो बताया कि किस तरह से हर एक कल्चर जो है वो अपने कंटेक्स्ट के हिसाब से बनी होती है। फिर उसके बाद रूथ बेनेडिक्ट उसी चीज़ को बताती हैं कि आपके पास कोई भी नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता है, आपके पास हर एक जो है देयर आर कल्चरल पैटर्न्स, और आपके कंटेक्स्ट के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से वो पैटर्न जो है वो बनाए जाते हैं। इसीलिए यू शुड अप्रिशिएट द कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। रेशियल सुपीरियरिटी जो है वो खारिज हुई पहले, अगेन ड्यू टू कल्चरल रिलेटिविज्म। फिर उसके बाद एप्रिसिएशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी आया। फिर उसके बाद ब्रॉन्सा मलिनोस्की ने जो एक नोशन आ रखा था दैट द परमिटिव सोसाइटीज़ आर इररेशनल सोसाइटीज़, ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, दे आर ऑल्सो रैशनल। तो आपको पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, तभी आप कल्चरल प्रैक्टिसेस का एक इनसाइडर पर्सपेक्टिव जो है वो ले सकते हो। तो ये जो है अगेन इसके साथ एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। फिर उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी एज अ यूनिक डिसिप्लिन, अब यहाँ तक जो है वो एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। फिर उसके बाद एक यूनिकनेस आई एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, दैट ऑल्सो ड्यू टू कल्चरल रिलेटिविज्म। ये कैसे आई? क्लिफर्ड गीट्स इंट्रोड्यूस द थिक डिस्क्रिप्शन, कि किस तरह से आप कंटेक्स्ट के हिसाब से एक सिंबल का मतलब जो है वो निकाल सकते हो। क्लिफर्ड गीट्स यूज्ड द रायलेज एग्जाम्पल। रायले अगेन एक सोशोलॉजिस्ट ही थे। रायलेज एग्जाम्पल ऑफ विंक एंड विंक, ठीक है, आंख मारना, जानबूझ के आंख मारना, और जो है वो एक इनवॉलंटरी मूवमेंट जो होती है आंखों की, इस तरह से हम आंखें झपकते रहते हैं। दोनों का मतलब कैसे डिफरेंट है? एक तो सिंपल इनवॉलंटरी मूवमेंट है, दूसरी जो वॉलंटरी मूवमेंट होती है, जानबूझ के आप आंख मारते हो, उसका जो कंटेक्स्ट है, सॉरी उसका जो मतलब है वो कंटेक्स्ट के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से एक कल्चर को आपको डीपली समझना पड़ता है, डीप अंडरस्टैंडिंग कल्चर की लेनी पड़ती है। इसकी वजह से एंथ्रोपोलॉजी जो है वो एक यूनिक डिसिप्लिन बन गया। फिर उसके बाद मार्गरेट मीड आई। मार्गरेट मीड ने अगेन समझाया कि कैसे सोशलाइजेशन प्रोसेसेस हर एक कल्चर की डिफरेंट होती हैं, और अगर हमने हैबिट्स का फॉर्मेशन या फिर इनकल्चराइजेशन समझना है, लोगों के वैल्यूज़ को समझना है, तो हमें हर एक सोसाइटी की जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है उसको समझना पड़ेगा। अगर हमें हर एक सोसाइटी के सोशलाइजेशन प्रोसेस को समझना है, वी नीड डिफरेंट मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज। हम वो जो सिंपल सा कंपैरेटिव मेथड है एमाइल डर्काइम वाला और वेबर वाला, वो अब यूज़ नहीं कर सकते। हमें डिफरेंट मेथड्स और मेथडोलॉजीज को चॉक आउट करना पड़ेगा। मार्गरेट मीड अपने साथ कैमरा लेके जाना शुरू कर दिया उन्होंने, और इसी से डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी आई। तो नए मेथड्स हमने बनाने शुरू कर दिए। आजकल एंथ्रोपोलॉजी क्यों डिफरेंट है, या फिर एंथ्रोपोलॉजी जो है वो हम सोशोलॉजी के बिल्कुल कंपैरिजन में इतने कम टाइम में कैसे आ गई है? बिकॉज वी आर यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, हम एल्टस TI वगैरह ये सब जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ओके, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। ओके, गॉट द पॉइंट। देन उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ द कल्चरल रिलेटिविज्म, एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर ये काम आता है, ठीक है। आप जो है वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेते हो, ऑब्जर्वेशंस लेते हो, आपको ब्रॉड क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग आती है, और सबसे बड़ी चीज़ आपको एम्पैथी आती है, ठीक है। देन उसके बाद कल्चरल प्रिजर्वेशन, ओके, लैंग्वेजेस का, इंडेंजर्ड कल्चर का जो प्रिजर्वेशन करना होता है, तब एंथ्रोपोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इसीलिए एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है प्राइम कंसल्टेंसी बॉडी और प्राइम जो वर्किंग बॉडी है लैंग्वेजेस के मामले में वही है, ठीक है। वो सेंसस को नहीं दिया गया है, वो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को काम दिया गया है। देन उसके बाद मॉरल रिलेटिव लिमिटेशन क्या है? पहला लिमिटेशन है मॉरल रिलेटिविज्म, किसी की भावनाएं आहत ना हो जाएं, इस चीज़ के डर से हम सही चीज़ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो किसी की कल्चरल प्रैक्टिसेस को हम क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, उसकी वजह से यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का हनन हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हम वी हैव बीन ओवर एम्फसाइजिंग ऑन द कल्चरल डिफरेंसेस, जहाँ पे शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस
सिमिलैरिटीज़ हैं वहाँ पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी चीज़ को सही करने के लिए वी हैव क्रिएटेड अनदर ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट इज़ नोन एज द कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अब इसका डेवलपमेंट भी, कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे चल के हम उसको करेंगे जब हम फिनोमेनोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे। फिनोमेनोलॉजी वॉज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी और सोशोलॉजी जो कि ये कह रही थी कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को डिफरेंट तरीके से आपको समझना पड़ेगा। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी ने क्या किया, उसी चीज़ को कंसोनेंस थ्योरी के साथ डाल दिया और कह दिया कि नहीं, डिफरेंस तो होते हैं, सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। ठीक है, चलो उस चीज़ को बाद में करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।